हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ दिल्ली से कर रहे हैं। बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। गुजरात चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा, अमित शाह समेत 40 नाम शामिल हैं और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो गुजरात विधानसभा सीटों के चुनावों को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, जो गुजरात में जाकर के गरजेंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जनता को यह भरोसा दिलाएंगे कि गुजरात में हर बार की तरह हम जनता के सेवक बनकर रहेंगे। तो इस तरह के वादे दिखाई देंगे। गुजरात में टक्कर कड़ी होने वाली है, लेकिन विपक्ष में इस बार दिख रहा है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में क्या ये सीधी सीधी टक्कर है या फिर कांग्रेस भी अब जागरूक होगी? क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मौजूदा कांग्रेस की सीटें आपको बताएं तो 77 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस बढ़त के लिए अभी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही। बहुत जरूरी है कांग्रेस को, अगर यहां पर सीटें बढ़ानी है तो और मेहनत करनी होगी, अन्यथा अब लोगों के पास विपक्ष के तौर पर एक अच्छा विकल्प रहेगा आम आदमी पार्टी। लेकिन एक बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी अगर पावर में आ जाए तो ये एक बड़ा संदेश होगा कि पहले दिल्ली, फिर पंजाब और उसके बाद गुजरात। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के फैलाव को लेकर के पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी से राह आसान नहीं होगी। बीजेपी के तमाम बड़े राजनीतिक धुरंधर, जिनकी वाणी पर संयम है, जिनके वक्तव्यों में महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, प्रभावशाली बातें रहती हैं, और इन्हीं प्रभावशाली बातों के जरिए ये तमाम बड़े स्टार प्रचारक जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, गुजरात को जीतना बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, इसलिए क्योंकि लगातार बीजेपी ही गुजरात में जीतती आ रही है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है और इसलिए 40 स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त देश में कोई भी चुनाव हो, किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता कि जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर के तौर पर ना शामिल हों। आप देखिए, अगर उस लिस्ट में आप देखिए तो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी, स्मृति ईरानी के साथ साथ जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का वो प्रखर चेहरा बन चुके हैं इस समय देश की सियासत में, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे फायर ब्रांड, अगर स्पीकर की बात करें, सबसे फायर ब्रांड अगर आप जो वक्ता की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने देखा था उस वक्त त्रिपुरा तक के चुनाव में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, अभी हाल ही में हिमाचल में जबरदस्त जनसभाओं को संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ता है, उन्हें सुनने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, वो बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लिए दीवानगी किस तरह की है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में एक बड़ी फैन फॉलोइंग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात का सबसे बड़ा जो स्टार है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इसके अलावा योगी आदित्यनाथ मोस्ट पॉपुलर शख्सियत है इस समय पूरे देश में जो है, इसीलिए उन्हें 40 स्टार कैंपेनर की जो है लिस्ट में रखा गया है। ये पहले से तय था
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल की तरह गुजरात में भी प्रचार करेंगे और जबरदस्त जनसभाएं करेंगे जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की जो राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह राष्ट्रवाद की बात जो है, केजरीवाल लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठा रहे थे, कहीं गुजरात में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली या कहीं अलग अलग तरीके से जो है उनकी यात्राएं निकली। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हिंदुत्व को चुनौती देते नजर आए थे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, जो मंत्री थे जो है, वो हिंदुत्व को चुनौती देते हुए नजर आए थे, बौद्ध धर्म की जो है बड़ाई करते हुए नजर आए थे। उस वक्त ना चाहते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की बात केजरीवाल ने की थी। तो कहीं ना कहीं उस सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की अगर राजनीति की बात करें, हिंदुत्व की अगर सियासत की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ से बेहतर और उनसे मुफीद कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। वो न सिर्फ प्रखर वक्ता हैं बल्कि मास लीडर है। वो जनता को अट्रैक्ट करते हैं। वो उनके एक एक जो बातें होती है, एक एक जो बयान होते हैं, उसे लोग सुनते हैं, उसका मनन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि गुजरात मॉडल की बात गुजरात में हमेशा पूरे देश में की जाती है, लेकिन मुझे लगता है अब यूपी मॉडल की जिक्र के बगैर कोई भी देश की सियासत पूरी नहीं हो सकती। तो यूपी मॉडल का सबसे बड़ा चेहरा गुजरात में जाकर कैंपेन करेगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और ये जो यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है चारों ओर, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर है, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेताओं में गिना जाता है। वो जो कहते हैं अपनी बात को मजबूती से कहते हैं और फिर उनकी बात को सुना भी जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अपनी गिरती साख के बावजूद दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। वहीं दक्षिण के राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दल ताकतवर हैं, लेकिन बीजेपी को इसी दक्षिण भारत में अब उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 7 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए अब ये यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल भी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की नीतियों के खिलाफ तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के कर्नाटक से हैं, लेकिन देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आक्रामकता इख्तियार किए हुए हैं। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं है। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले। आज कीमतें बढ़ रही हैं दिन पे दिन, फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था वो सब बेच के खा रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की लड़ाई में बीजेपी की फिर से वापसी कराने के लिए दक्षिण भारत की तरफ रुख कर गए हैं। 2 दिन में ताबड़तोड़ दक्षिण भारत के 4 राज्यों का दौरा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन पर केंद्र सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास वाली योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि बीजेपी 2024 में दक्षिण भारत में जगह बनाने के लिए रास्ता तैयार कर रही है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण ये है कि तब जो सरकारें थी उनकी सोच ही पुरानी थी। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं
और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत के जिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, वहां कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेकरार है। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में एक पर भी बीजेपी काबिज नहीं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट, कोई सांसद नहीं, सिर्फ 4 राज्यसभा सांसद। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट, 4 सांसद बीजेपी के। इन चारों राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 110 सीटें हो जाती हैं और इनमें अगर केरल की 20 लोकसभा सीट शामिल कर दी जाएं तो 130 सीटें हो जाती हैं, जहां से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। अब जबकि विपक्ष बीजेपी को देश में घेरने की रणनीति पर है, तो जिन राज्यों की बदौलत लगातार बीजेपी सत्ता में आई, वहां की सियासी स्थितियां अनुकूल नहीं होने की आशंका को देखते हुए बीजेपी के चुनावी मोड की रणनीति के रडार पर दक्षिण भारत है, ताकि 2024 की लड़ाई में भी सत्ता का आशीर्वाद मिल जाए। इसीलिए बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दिल को जीतने के लिए निकले हैं। तो क्या माना जाए, बीजेपी को ये आइडिया राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से मिला है, जिन्होंने अपनी यात्रा के 64 दिन दक्षिण भारत के राज्यों को दिए। 2024 में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होने वाले नुकसान को क्या बीजेपी ने दक्षिण भारत से पूरा करने का प्लान बनाया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया गया। यहां से मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए आगे बढ़े और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकम भवन में आयोजित षष्ठ पीठाधीश्वर सथुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहाँ से हम लोगों ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के सामान यहाँ से एक्सपोर्ट हुए, यहाँ से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है। 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसाय नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। आदरणीय मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। शाक्य समाज से प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी। प्रेम सिंह, रघुराज सिंह शाक्य के नाम पर मंथन है। ममतेश शाक्य को लेकर के भी मंथन जारी है। रघुराज सिंह शाक्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी नेताओं के साथ फोटो तक ही सिमट कर रह गई। मैनपुरी में यादव के बाद शाक्य वोट बैंक सबसे ज्यादा है। यादव लैंड में शाक्य के साथ भी समाजवादी पार्टी मजबूत थी। शाक्य और ब्राह्मणों के साथ छोड़ने से सपा कमजोर हुई है। दूसरी जाति के वोटों की गोलबंदी पर भाजपा लगी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई। यादव लैंड में शाक्य के साथ भी समाजवादी पार्टी पहले मजबूत थी, लेकिन
शाक्य और ब्राह्मणों के साथ छोड़ने से समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है और इसी कमजोर कड़ी पर खेलना चाहती है बीजेपी, इसी कमजोरी पर चोट करना चाहती है बीजेपी। तो कोई भी उम्मीदवार होगा, उम्मीद यही की जा रही है और चर्चाएं भी यही हैं कि शाक्य समाज से चुना जाएगा। बहरहाल वो किसे चुना जाएगा, प्रेम सिंह शाक्य को ये जिम्मेदारी मिलेगी या फिर रघुराज शाक्य को ये जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ा सवाल खड़ा है। ममतेश शाक्य का नाम भी बहरहाल इस पूरी चर्चाओं में चल रहा है। शाक्य और ब्राह्मणों के साथ छोड़ने से समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है। बहरहाल समाजवादी पार्टी या उसके प्रवक्ता या नेता माने या ना माने, लेकिन ये एनालिसिस कहते हैं और ये वहाँ की जनता कहती है कि शाक्य समाज कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी से छूटता हुआ नजर आ रहा है और इसी का फायदा बीजेपी मैनपुरी उपचुनाव में उठा सकती है। बहरहाल यादव वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन गोलबंदी अगर यहाँ करनी है तो शाक्य और ब्राह्मणों को इनके वोट को साधना होगा और जब दोनों ये वोट मिलकर के आएंगे तो बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। 5 दिसंबर को वोट डलेंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि मैनपुरी सीट की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली लड़ाई होगी। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और जिस तरह से अगर हम रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव को याद करें तो उसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से ना छिटक जाए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जहां जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, कहीं किसी का गढ़ नहीं है, जिसका गढ़ था उसका भ्रम टूट गया है। बीजेपी मैनपुरी और रामपुर में चुनाव जीतेगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने, दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और कुछ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, उपचुनाव जो होने वाले हैं खासतौर पे मैनपुरी पे सबकी नजर है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और कहा ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग समाजवादी पार्टी के किले में भेद करेंगे, और क्योंकि डिंपल यादव भी अब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को बनाया है। मैं कह सकता हूं कि डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने का मतलब जो परिवारवाद की बात कही जाती थी उस पर अखिलेश यादव ने और पक्की मोहर लगाने का काम किया है कि हम खुले परिवारवादी हैं। और आज जब डिंपल यादव को मैदान में वो लेकर आई गए हैं तब मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के गढ़, इससे पहले वो रामपुर को कहते हैं कि हमारा गढ़ है, आजमगढ़ जहां से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आए थे कि ये हमारा गढ़ है। तो दोनों उन गढ़ों पर इनका उपचुनाव होता है तो चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं। तब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी बनेगा, चाहे डिंपल यादव हो या कोई अन्य हो, लेकिन मैनपुरी में भाजपा का कमल खिलना तय है। सर, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए कि कौन वहां पे प्रत्याशी हो गया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, जयवीर सिंह जी का भी नाम कई लोग सामने लेकर आ रहे हैं। किस प्रत्याशी पर आप लोग मुहर लगा रहे हैं, किसके नाम पर आप लोग मुहर लगाएंगे कि मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचे? देखिए, इस संबंध में मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो टिकट का जब मामला आता है तो परिवार के इर्द गिर्द ही नाम घूमता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से और चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ पर टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है, अब उसमें हमारा प्रदेश का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बहुत विचार करके और अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना टिकट तय करेंगे। अब वो टिकट जिसका भी होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कार्यकर्ता को होगा और जिस कार्यकर्ता को होगा वो कार्यकर्ता मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेगा। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अपने पत्ते शिवपाल यादव भी नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में कल ही उन्होंने बयान दिया कि 3-4 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आपको लगता है कि अभी भी जो नाराजगी है वो है और शिवपाल यादव भी अपनी प्रत्याशी उतार देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? मैं केवल इतना कह सकता हूं, वैसे उनके परिवार का मैटर है, लेकिन माने शिवपाल यादव जी के साथ में जिस तरह से अखिलेश यादव
और समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यवहार किया है और उनको हाशिए पर पहुंचाने का काम किया है। जो भी वो निर्णय लेंगे वो ठीक निर्णय लेंगे, लेकिन भाजपा का कमल मैनपुरी में खिलना तय। रामपुर की बात कर लेते हैं सर। रामपुर में भी विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रामपुर में है? रामपुर का उपचुनाव अभी लोकसभा का पहले ही हुआ है, थोड़े दिन पहले, और संयोग से मैं भी प्रभारी के तौर पर रामपुर में था, और रामपुर चूंकि मेरे पड़ोस का जिला भी है, तो मैं कह सकता हूं कि रामपुर जिस तरह से हमने लोकसभा में ध्वस्त किया है समाजवादी पार्टी का गढ़, तो ये रामपुर को विधानसभा का जो चुनाव जब भी होना है वहाँ भी कमल खिलना तय है। चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, चाहे मैनपुरी हो, तीनों के तीनों परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे, कमल खिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव कहीं भी हो, चाहे मैनपुरी में हो या रामपुर के 2 विधानसभा सीटों पर हो, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कमल खिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। गाजियाबाद के मोदी नगर में गन्ना समिति की ओर से बनाई गई सड़कों में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में गन्ना समिति की ओर से सड़कें बनाने के लिए मेसर्स अंशु कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को टेंडर दिया गया था और उस कंपनी की ओर से बनाई गई सड़कों में कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं। शिकायतकर्ता राजेश ने बताया कि ग्राम नगला मूसा और कुम्हेड़ा ग्राम में गन्ना समिति विभाग की ओर से सड़कों का निर्माण कराया गया था और ये निर्माण कार्य जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी ने मानकों को ताक पर रखकर सड़कों का निर्माण कार्य किया है और उच्चाधिकारियों से सांठगांठ कर कंपनी के मालिक सुशील कुमार ने उन सड़कों का भुगतान भी ले लिया है जो सड़कें आज तक बनी ही नहीं। और आरटीआई के खुलासे में ये साबित हुआ है कि समिति में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की सांठगांठ से ठेकेदार ने कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य को पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया है। मौके पर जितना काम समिति की ओर से कराया जाना था कार्य हुआ ही नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि जिन सड़कों के निर्माण का भुगतान कंपनी को किया गया है वो आज तक बनी ही नहीं। फिलहाल डीएम गाजियाबाद की ओर से इस पूरे मामले में निर्देशित कर सड़कों की जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने सड़कों का मौका मुआयना कर लिया है और जल्द ही इस पर अपनी जांच रिपोर्ट डीएम गाजियाबाद को प्रेषित की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।